हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर अभिषेक नेचुरल रेमेडीज की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा ज्ञान वेबिनार का विषय है हाइपोकैल्सिया हाइपोकैल्सीमिया एंड कीटोसिस इन डेयरी एनिमल्स। आज हमारे साथ डॉक्टर शंकर सिंह जुड़े हुए हैं, जो कि काफी अनुभवी वेटनरी डॉक्टर है। वो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ वेटनरी मेडिसिन मथुरा वेटनरी कॉलेज में है। उन्होंने अपना बीवीएससी एंड बॉम्बे वेटनरी कॉलेज से कंप्लीट किया है और एमवीएससी एंड पीएचडी फ्रॉम आईवीआरआई इज्जत नगर से। उनके काफी रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, 80 से ज्यादा, और उनके कई बुक्स है। तो उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन किया है वेटनरी साइंस के लिए। उनको काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिले हैं, एंड इंक्लूडिंग दी आईवीआरआई बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एंड डीसी ब्लड गोल्ड मेडल इन 2023। एंड मैं डॉक्टर शंकर सिंह की बात करूंगा तो वो काफी फेमस है। ऑलमोस्ट आई फील उनके एक उनका यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उनका डॉक्टर शंकर सिंह वेट वर्चुअल क्लासेस। ही हैज ऑलमोस्ट 1 लाख प्रिस्क्राइबर्स। सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर शंकर सिंह टू टेक ओवर एंड start our webinar, very interesting webinar. So I welcome Dr. Shankar Singh. धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। हम लोग आज बात करेंगे हाइपोकैल्सीमिया और कीटोसिस की, थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो हम लोग ये समझ पाएंगे, खास करके जो मेरा टारगेट है वो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स होंगे, और उनके साथ में जो वेटनरी प्रैक्टिशनर्स हैं उनको एक अप्रोच कैसे लेना है वेटनरी साइंस में। अगर हाइपोकैल्सीमिया की बात की जाए या कीटोसिस की, तो उस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। उस पे जाने से पहले हम लोग जान लें कि जो कैटल हैं इनको हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जेनेटिकली मैनिपुलेट किया है। और हम लोग जानते हैं कि जो भी प्रोडक्शन डिजीज है, एक्चुअल ये हम लोगों का जनरेट किया हुआ है, मैन मेड प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोग एनिमल पे जेनेटिक मैनिपुलेशन करके या जेनेटिक सिलेक्शन करके उनको हाई प्रोडक्टिविटी की तरफ ले गए हैं। और जहाँ भी हाई प्रोडक्शन होगा डेफिनेटली वहाँ पे मिसबैलेंस होगा इनपुट और आउटपुट में। तो इनपुट और आउटपुट की मिसबैलेंस की बात जब भी होती है, यानी कि आउटपुट कहने का मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, और इनपुट कहने का मतलब कि वो इंजेस्ट या जो उसका फीड इनटेक है या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा ना किया जाए, तो फिर वहाँ पे एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है जिससे हम लोग प्रोडक्शन डिजीज कहते हैं। जैसे कि आप ग्रीनलैंडो के बारे में जानते हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसने बनाया है 127 लीटर मिल्क देने का। तो जो 127 लीटर की मिल्क प्रोडक्शन कर रही होगी, डेफिनेटली उसके इनपुट और आउटपुट में मिसबैलेंस हो जाएगा। क्योंकि जितना उसका प्रोडक्शन है उसके अनुसार से अगर आप वहाँ पे इनपुट नहीं दे पाते हैं, उसको खिला नहीं पाते हैं, उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन नहीं दे पाते हैं, एनर्जी सप्लीमेंटेशन नहीं दे पाते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्रिटिकल सिचुएशन में चली जाएगी। और बॉडी जो है वो मिल्क प्रोडक्शन करता रहेगा, जिसके चलते बॉडी के ऊपर उसके स्ट्रेस आएगा। अल्टीमेटली वहाँ पे उसकी बॉडी फिजियोलॉजी है जो ब्रेक कर जाती है, और एनिमल जो है फिर बहुत सारे प्रोडक्शन डिजीज से एसोसिएट हो जाता है। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो ट्रांजिशन पीरियड, खास करके जो 3 हफ्ते पहले प्रसव काल के 3 वीक पहले और 3 हफ्ते बाद का जो टाइम पीरियड होता है, ये किसी भी कैटल का जो प्रोडक्शन में है उसके लाइफ का क्रूशियल पीरियड होता है। यानी कि इस पीरियड को आप प्रॉपर अगर मैनेज कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिजीज जो हैं उनको रोका जा सकता है या उनको कम किया जा सकता है। आप लोग जानते हैं कि जो काविंग होता है या पार्चुरेशन के लिए जो प्रिपरेशन होता है, उसके बाद प्रसव पीड़ा के चलते डेफिनेटली जो भूख है, जो एपेटाइट है, वो एनिमल का चला जाता है। और वो रिगेन करने के लिए कम से कम 6 से 8 वीक लगता है, ताकि एनिमल जो है अपने नॉर्मल डाइट पे, अपने नॉर्मल भूख पे, अपने नॉर्मल चारे लेने पे आ सके। लेकिन उसका चारा खाती नहीं है, फिर भी उसका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रहता है। एक्चुअली नेचर है, नेचर ने ऐसा बनाया है कि जानवर चारा खाए या ना खाए, वो अपने काफ के रियरिंग के लिए, अपने काफ को मैनेज करने के लिए मिल्क प्रोडक्शन जरूर करेगी, ताकि उसका बच्चा जो है वो सरवाइव कर सके और उसको
प्रोडक्शन मिले, यानी कि वो टोटली एक हाईजेक में रहती है, हार्मोनल हाईजेक जिसे कहते हैं। उसका बॉडी जो है खुद खाना नहीं खाता है, उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन नहीं है, फिर भी उसका बॉडी जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हार्मोन के हाईजेक में होता है, और ये ऐसा नेचर ने बनाया है। तो जब भी इस तरह के कंडीशन आएंगे जहां पे चारा वो नहीं खा रही है, फीड नहीं ले रही है, फिर भी मिल्क प्रोडक्शन कर रही है, तो डेफिनेटली एनर्जी, मिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम एनर्जी, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो जो बॉडी है वो अपने एनर्जी को यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। तो जो भी उसका रिजर्व है, खास करके जो फैट है, वो रिजर्व जो है वो यूटिलाइज होने लगता है, और वहां से फिर मिल्क का प्रोडक्शन होना शुरू होता है। जब उस बॉडी एनर्जी को यूटिलाइज करती है तो डेफिनेटली सम फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड रिलीज होंगे, और उनके कंसिक्वेंसेस होते हैं जो कई तरह के प्रॉब्लम्स लाते हैं, चाहे वो फैटी लिवर हो, चाहे वो आप बात करें तो कीटोसिस हो, या आप मेजर प्रॉब्लम जो कि स्ट्रेस का आता है, जिसमें ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट बैलेंस जो है उनका वो मिसबैलेंस हो जाता है, और जानवर उस समय में निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है, और उसके चलते ओवरऑल कई बीमारियों से उसको ग्रसित होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड, यानी 3 वीक प्री पार्टम और 3 वीक आफ्टर पार्चुरेशन का जो पीरियड है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। इस पीरियड में जानवरों को जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से अगर आप लोग मैनेज करेंगे, देन एंड देन ओनली आप एक अच्छा प्रोडक्टिव एनिमल या उससे अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। प्रोडक्शन लेने का मतलब सिर्फ मिल्क से ही नहीं है, सही समय पे उसको हीट में आना चाहिए, हीट में आने के बाद उसको कंसीव करना चाहिए, उसको तमाम तरह की बीमारियां जो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, आजकल प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड बीमारियों में मस्टाइटिस, रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा और मेट्राइटिस को भी कंसीडर किया जाता है। तो ये सारी बीमारियां अगर जानवर को नहीं होती हैं तो डेफिनेटली जो आपका डेयरी फार्म होगा वो प्रॉफिटेबल होगा। इसमें अगर आप देखें तो जो मिसबैलेंस होता है, तो जैसे मैं कह रहा था, जो मेजर प्रॉब्लम है वो या तो हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, डाउनर काउ सिंड्रोम हो सकता है, हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है, कीटोसिस हो सकता है, आर्डर एडिमा हो सकता है, एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट, मेट्राइटिस, मस्टाइटिस, पुअर फर्टिलिटी। ये सारी चीजें जो हैं प्रोडक्शन से एसोसिएटेड हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आपको चेक करना है, और यही मेजर चीजें हैं जो एक बार भी एनिमल में आ जाती हैं, तो डेफिनेटली उस पूरे प्रोडक्शन में उस तरह का प्रोडक्शन दे नहीं पाता है जितना का उसका जेनेटिक मेकअप है, जितना कि उसको देना चाहिए। और फिर इसके चलते इनमें से कोई भी समस्या जब आती है तो किसान भाइयों को, खास करके जो फार्मर्स है, उनको बहुत हेवी इकोनॉमिक लॉस होता है, और फिर उनके जो डेयरी फार्मिंग है वो प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी नहीं रहती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोगों को कंट्रोल करना है, तो इन सारी चीज़ों में से सिर्फ हम लोग हाइपोकैल्सीमिया और ये जो कीटोसिस है, ये दो चीज़ों पे हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे, ताकि एटलीस्ट दो चीज़ों को आप समझ पाएं, जिससे कि आप इन दोनों चीज़ों को मैनेज कर लेंगे तो बाकी जो है इनके साथ में आने वाली हैं तो वो भी अपने आप मैनेज हो जाएंगी। तो अगर हाइपोकैल्सीमिया की बात किया जाए, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हाइपोकैल्सीमिया, आप लोगों में एक कंफ्यूजन सा रहता है कि हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम की डिफिशियंसी है, जबकि कैल्शियम की डिफिशियंसी नहीं, वो ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो अगर मेंटेन नहीं हो पाता है तो उसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी, टोटल बॉडी जो कैल्शियम है, मेजर जो कैल्शियम का सोर्स है वो बोन है और स्केलेटन है, उनमें तो कैल्शियम अवेलेबल रहता है, लेकिन ब्लड में जिस रफ्तार से कैल्शियम की डिमांड है उस रफ्तार से अगर नहीं आता है तो वहां पे एनिमल जो है वो हाइपोकैल्सीमिक हो जाता है, और आप लोग उसको फील्ड में मिल्क फीवर के नाम से जानते हैं। तो इस हाइपोकैल्सीमिया पे विशेष हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि एनिमल जो है, मोस्ट ऑफ द एनिमल अगर आप बात करें तो काविंग के बाद हाइपोकैल्सीमिक स्टेट में जाते ही जाते हैं। लेकिन जो जानवर हाइपोकैल्सीमिक स्टेट को मैनेज कर लेते हैं, यानी कि उनके जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है वो लो होता ही होता है, लेकिन जिनके पास ये कैपेसिटी होती है कि उस लो कैल्शियम को विद इन 24 आवर आफ्टर काविंग वो अगर भरपाई कर लें, यानी कि किसी तरह से कैल्शियम को, इफ्लक्स को बढ़ा लें, हड्डियों से कैल्शियम निकालना तेज कर लें, तो वो बीमार नहीं पड़ते हैं और कई बीमारियों से वो बच जाते हैं।
सच पूछिए तो इस हाइपोकैल्सीमिया को गेटवे डिजीज कहा जाता है। गेटवे का सिंपल सा मीनिंग होता है, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया आप लोग जानते हैं मुंबई में है, तो गेटवे ऑफ इंडिया का मतलब है कि ये एंट्री पॉइंट है, मतलब जहां से तमाम तरह के लोग हमारी कंट्री में एंटर करते थे। तो ये गेटवे ऑफ डिजीज इसलिए कहा जाता है कि ये अगर बीमारी हो एक बार हो गई तो ये दूसरे बीमारियों को इनवाइट करेगा, और वहां से वो जो एंट्री पॉइंट है दूसरी बीमारियां जैसे कीटोसी हो गया, मेट्राइटिस हो गया, मस्टाइटिस हो गया, तमा रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा हो गया, सब के सब कहीं ना कहीं हाइपोकैल्सीमिया से एसोसिएटेड हैं। तो अगर एनिमल को आप हाइपोकैल्सीमिया से मैनेज करने में प्रिपेयर करा लेते हैं तो कई बीमारियों से आप उसे रोक सकते हैं। यानी कि गेटवे डिजीज को आपने चेक कर दिया तो एक बार में ही आपने कई बीमारियों को रोक दिया, जिससे कि प्रोडक्शन पे इफेक्ट आने वाला है और वो एनिमल जो है वो अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो अगर हम लोग मिल्क फीवर की थोड़ी सी बैकग्राउंड को जान लें तो मिल्क फीवर का जो बेसिक प्रॉब्लम है, फिजियोलॉजी की हम लोग जो बात करते हैं, वो दो चीजें हैं। एक तो मिल्क का प्रोडक्शन और दूसरा हार्मोन का इम्बैलेंस। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है या मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है, दोनों ही चीजों को अगर आप समझ पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर हमें करना क्या है और किस तरह से ट्रीटमेंट अप्रोच लेना है। तो अगर मिल्क प्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो अगर आप देखिए कि किसी भी तरह से जो ब्लड में कैल्शियम पूल है, जो सप्लायर है कैल्शियम का वो ब्लड है, लेकिन इसका जो स्टोर है वो सारी हड्डियां हैं, स्केलेटन है, वहां से हड्डियों से कैल्शियम को निकल के आना होता है। और जो लॉस है कैल्शियम का वो या तो उसके फिसिस में हो सकता है, उसके मिल्क में हो सकता है, और उसके यूरिन में हो सकता है। तो किसी भी तरह से एक मैकेनिज्म ये है कि या तो कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन में जो कैल्शियम डिप्लीट होता है, या जो कैल्शियम को हड्डियों से निकालने वाला हार्मोन जिसे पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं उसके रिस्पॉन्स में देरी हो जाए, या जो हड्डियों से निकलने का प्रोसेस है, कैल्शियम निकलने का प्रोसेस है, वो किसी तरह से चेक हो जाए, या आंतों से कैल्शियम एब्जॉर्ब होने करके जो आता है खून में वो किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाए। तो ये चार चीजें अगर एक साथ या एक भी इसमें से कोई भी प्रॉब्लम में रहेगा तो वहां पे जो एनिमल है वो अपने हड्डियों से कैल्शियम या ब्लड के कैल्शियम लेवल को काविंग के 24 आवर के अंदर मैनेज नहीं कर पाएगा। तो एक एक करके अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लॉस कैल्शियम का कितना होने वाला है। सच पूछिए तो जो नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल है किसी कैटल का वो 8.5 से 10.5 मिलीग्राम पर डीएल रहता है, यानी कि 100 ml में 8.5 मिलीग्राम रहता है। तो ब्लड में जो सप्लायर है उसके 100 ml में 8.5 मिलीग्राम से 10.5 मिलीग्राम का कैल्शियम लेवल है जो सप्लाई करने वाला है। और एक कैटल की बात करें हम लोग तो एक कैटल में मैक्सिमम जो ब्लड होता है 32 से 40 लीटर तक होता है। तो टोटल अगर कुल ब्लड के कैल्शियम अगर आप एस्टिमेट करेंगे 30 से 32 लीटर का, तो वो 6 से 8 ग्राम का कैल्शियम टोटल ब्लड में रहता है। तो ब्लड में जो कैल्शियम है वो 6 से 8 ग्राम है कुल। मैं मैक्सिमम लेवल पे बोल रहा हूँ कि 6 से 8 ग्राम जो है वो उसके ब्लड में है, यानी कि 6 से 8 ग्राम जो कैल्शियम है वो सप्लाई करने के लिए एनिमल के पास अवेलेबल है, जो मिल्क बनाने के लिए, बाकी की बॉडी की एक्टिविटी के लिए, हर जगह के लिए रिक्वायर्ड है। कोलेस्ट्रम की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल मिल्क से कोलेस्ट्रम की अगर बात करें तो सिर्फ तो 2 से 3 गुना ज्यादा उसमें कैल्शियम रहता है, यानी कि 1 लीटर कोलेस्ट्रम में लगभग 2.3 ग्राम कैल्शियम रहता है। तो सपोज कि एक कोई काऊ है जो 10 लीटर कोलेस्ट्रम पैदा करती है, यानी 24 घंटे में 10 लीटर कोलेस्ट्रम उस देती है, तो 24 आवर के अंदर उस काऊ से 23 ग्राम कैल्शियम बॉडी से एक्सपेल आउट होना है। कुल आप सोच सकते हैं कि उसके 10 लीटर कोलेस्ट्रम में 23 ग्राम कैल्शियम जो है वो निकलना है। और मैं कह रहा था कि टोटल ब्लड में अगर कैल्शियम देखा जाए तो वो 6 से 8 ही ग्राम है, यानी कि लगभग जो डिमांड है पूरे ब्लड के 3 गुने के बराबर है। जो ब्लड का टोटल कैल्शियम है वो उसके 3 गुना ज्यादा
तो उसके 24 घंटे के अंदर निकलता है, और पूरा का पूरा कैल्शियम तो एनिमल लूज करके जिंदा रह ही नहीं सकता है। यानी कि कैल्शियम जब भी कोलेस्ट्रॉल देगी तो कैल्शियम उसके अंदर से, ब्लड से निकलेगा। तो अब इस ब्लड वाले कैल्शियम को आप कोई भी मेथडोलॉजी या जो भी जानवर है वो, एक, अब ब्लड में तो कैल्शियम डाउन होना ही होना है, लेकिन इस कैल्शियम की भरपाई जिसके पास कैपेसिटी अच्छी है, जो अच्छे रफ्तार से इस कैल्शियम को भरपाई कर लेगा, यानी कि अपने हड्डियों से मोबिलाइज कर लेगा, हड्डियों से निकाल लेगा कैल्शियम, उसके लिए पैराथायरॉयड हार्मोन का रेगुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की रेगुलेशन की बात करें तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो हड्डियों पे काम करे, और वहां से कैल्शियम रिजॉर्प्शन हो करके, जिसकी हड्डियों से इफ्लक्स हो करके वो फिर सर्कुलेशन में तेजी के साथ, तेजी बहुत जरूरी है, रफ्तार इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रफ्तार रफ्तार इसलिए कह रहा हूं कि ब्लड जो है वो कहीं से भी सफिशियंट है ही नहीं कि जो रिक्वायरमेंट है, जो लॉस है कैल्शियम, उसकी भरपाई कर सके। तो उसमें अगर रफ्तार कहीं से भी कम हुई, यानी कि हड्डियों से निकलने की जो रफ्तार है वो किसी भी तरह से हैम्पर्ड हुआ, तो फिर वो मिल्क फीवर में जो जानवर जाना ही जाना है, वो अपने लो कैल्शियम को बैलेंस नहीं कर पाएगा, और फिर वहां पे आपको या तो सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, या वो मिल्क फीवर में चला जाएगा, और फिर वहां पे उसके कंसिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सी अगर हम लोग बात करें तो ये जो कैल्शियम है, ये आखिर पैराथायरॉयड हार्मोन कैसे रेगुलेट होता है। तो अब मैं कह रहा था कि अगर आप टारगेट लेंगे तो एक तो कैल्शियम लॉस तो होना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बनना है और कोलेस्ट्रॉल 10 लीटर निकलना है। तो उसके लिए एक तो है कि पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हो, और दूसरा बात यह है कि पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हो और फिर वो जाकर के बोन पे काम करे, मतलब बोन से कैल्शियम को निकाले। तो पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज होने के लिए चाहिए क्या होता है, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराथायरॉयड हार्मोन तभी रिलीज होता है जब हाइपोथैलेमस को, यानी कि ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि हमारे ब्लड में, एनिमल के ब्लड में कैल्शियम लेवल लो है। जैसे ही उसको पता चलता है कि कैल्शियम लेवल लो है, साथ में मैग्नीशियम एक एडिक्वेट अमाउंट में है, तो वो मैसेज जा करके फिर पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आता है, वो पीटीएच जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज कराता है। तो किसी भी तरह से अगर एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में एनिमल का जो बॉडी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं या कैल्शियम उसको फीड कर रहे हैं, यानी कि उसका प्रिपरेशन जो है, जो मैं ट्रांजिशन पीरियड कह रहा था, काविंग के आखिरी महीने में या 21 दिन पहले अगर आप हाई कैल्शियम डाइट देंगे तो कोलेस्ट्रम में रिक्वायरमेंट एकाएक ज्यादा है, लेकिन उसका बॉडी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, फीटल रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत उस ज्यादा नहीं है। इसलिए ओवर कैल्शियम अगर आप एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जब फिट करेंगे, तो जो ब्लड कैल्शियम लेवल रहेगा वो नॉर्मो कैल्शियमिक रहेगा, यानी कि कैल्शियम लेवल अपर साइड में रहेगा। जब अपर साइड में रहेगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज होने की जरूरत ही नहीं होगी। एनिमल को लगेगा कि मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम है, मुझे पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज नहीं करना है, और फिर वो रिलीज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही काविंग होगी, एकाएक कोलेस्ट्रम से 23 ग्राम कैल्शियम निकलेगा, और उसका पैराथायरॉयड हार्मोन तो एक्टिवेट हुआ ही नहीं है, क्योंकि उसको पहले से आप कैल्शियम ज्यादा खिला रहे थे। तो कैल्शियम अगर आप ज्यादा आखिरी महीने में खिलाएंगे तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि लास्ट मंथ में कभी भी आपको हाई कैल्शियम डाइट नहीं देना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कैल्शियम की जो कट्टी आती है, जो सिरप आते हैं, उनको आखिरी महीने में जानवरों को नहीं देना होता है, नहीं तो उसमें आपको हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम या मिल्क फीवर के सिम्टम आएंगे डेफिनेटली, और आपको मिल्क फीवर से आपके पशु परेशान होगा, क्योंकि उसका पैराथायरॉयड हार्मोन ही एक्टिवेट नहीं होगा, और वहां से वो हड्डियों से कैल्शियम, एक्चुअल में देखा जाए जो 23 ग्राम कैल्शियम मैं जो लॉस कह रहा हूँ, इसको खिला करके भरपाई की ही नहीं जा सकती है, हड्डियों से निकालना जरूरी है। बिना हड्डियों से निकले कैल्शियम की भरपाई की ही नहीं जा सकती है 24 घंटे में। तो 24 घंटे का जो रिक्वायरमेंट है उसको भरपाई होने के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन को एक्टिवेट होना होगा। तो पहला काम क्या करना है कि कैल्शियम नहीं खिलाना है आखिरी महीने में।
दूसरा मैं कह रहा था कि ये पैराथायरॉयड, मान लीजिए कि आपने कैल्शियम खिलाया नहीं, ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज भी हुआ, लेकिन ये हड्डियों पे जाके काम करना आवश्यक है। मतलब कि हड्डियों पे उसको जाकर के काम करेगा, एक्टिवेट करेगा, तभी तो हड्डियों से कैल्शियम निकल के आएगा। तो इसको निकालने के लिए एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, ब्लड का पीएच होता है। ये ब्लड पीएच एनिमल का कैसा है वो डिसाइड करता है, और साथ में मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी जो है वो डिसाइड करती है। तो अगर जो बोन्स हैं उनके जो सेल्स होते हैं जिसपे ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट सेल कहते हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं जो पैराथायरॉयड हार्मोन को कैच करते हैं। मतलब कि उस पे आकर के पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो लॉक एंड की फैशन में अटैच होता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हुआ, वो आएगा और जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं उस पे लॉक एंड की फैशन में अटैच होगा। जब अटैच होगा तो यहाँ पे अगर मैग्नीशियम अवेलेबल है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे एडिनाइल साइक्लेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और वो फिर एक सेकंड मैसेजर रिलीज करता है जिसे साइक्लिक एएमपी कहते हैं। और साइक्लिक एएमपी क्या करता है कि ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ऑस्टियोब्लास्ट सेल पे रिसेप्टर है, लेकिन वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल के प्रोलिफरेशन एज वेल एज उनके रिक्रूटमेंट और उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। और ऑस्टियोक्लास्टिक जब एक्टिविटी होती है तो हड्डियों से तेजी के साथ कैल्शियम जो है वो निकल के बाहर आता है। तो जिस जानवर में ये नॉर्मल मैकेनिज्म चलता है, यानी कि जो ब्लड पीएच है अगर वो 7.35 है और मैग्नीशियम लेवल एडिक्वेट है, तो उसमें ये प्रोसेस प्रॉपर चलता है और वो अपने हड्डियों से तेजी के साथ कैल्शियम निकाल पाता है, और जो वो जानवर कभी भी मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया में नहीं जाता है। लेकिन यही पीएच अगर थोड़ा सा अल्कलाइन हो जाए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो जब ये 7.45 साइड में चला जाएगा, मतलब ये एसिडिक नहीं अल्कलाइन साइड में चला जाएगा, तो वहां पे जो रिसेप्टर है वो, मैं कह रहा था कि लॉक एंड की फैशन में इसमें अटैच होना है, वो रिसेप्टर जो है वो ब्लंट हो जाता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन तो रिलीज हुआ है, लेकिन ये जो है वो ब्लंट हो गया है, तो लॉक एंड की फैशन में यहाँ पे वो बनेगा ही नहीं। तो जो ये जब नहीं बनेगा, प्रॉपर अटैच नहीं होगा, तो फिर एडेनाइल साइक्लेज कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और एडेनाइल साइक्लेज कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो मैं कह रहा था हड्डियों से निकलने का जो प्रोसेस है वो हैम्पर्ड हो जाएगा, और तेजी के साथ हड्डियों से कैल्शियम नहीं निकलेगा, या विटामिन D3 का सिंथेसिस नहीं होगा जो किडनी से कैल्शियम को चेक करेगा, या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन है, ये सारी चीजें जो हैं वो हैम्पर्ड हो जाएंगी, और एनिमल जो है वो अल्टीमेटली मिल्क फीवर में चला जाएगा। इसी तरह से एक जैसे मैं कह रहा था कि ये लॉक इन की फैशन में अटैच हो, लेकिन साथ में अगर मैग्नीशियम की कमी है तो भी एडिनाइल साइक्लेज कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो अल्कलाइन ब्लड का पीएच नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो है उसका जो मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर अल्कलाइन पीएच कब हो जाएगा, मैटर ये है कि अगर अल्कलाइन पीएच होना है तो कैसे अल्कलाइन पीएच होता है, सिस्टेमिक अल्कलोसिस कब होती है, सिस्टेमिक एसिडोसिस कब होती है। तो मेजर जो है ये डाइट का पंगा है कि आप प्रसव काल से या ट्रांजिशन जो पीरियड में कह रहा था उसमें किस तरह का चारा खिला रहे हैं। अगर आप ऐसे चारे खिला रहे हैं जिसमें पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा है, यानी कि हाई पोटेशियम वाले चारे अगर आप देते हैं जहाँ पे पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, जब पॉजिटिव आयन शरीर के अंदर जाएगा तो बॉडी जो है वो इलेक्ट्रोन्यूट्रल होती है। तो अगर आपने पॉजिटिव आयन ज़्यादा खिलाया है तो बॉडी से पॉजिटिव आयन एक्सपेल आउट होगा, यानी बॉडी से बाहर निकलेगा, ताकि उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो एक पॉजिटिव आयन एक्सपेल आउट में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा। तो हाइड्रोजन आयन कहाँ जाएगा, यूरिन से बाहर निकलेगा। तो जब हाइड्रोजन आयन बॉडी से बाहर निकलेगा तो उस समय जो पीएच है वो अल्कलाइन साइड में चला जाएगा, या निगेटिव आयन जो है बाइकार्बोनेट आयन जो है वो रिटेन होगा। तो बाइकार्बोनेट आयन भी अगर किडनी द्वारा रिटेन किया जाएगा तो उस समय भी ब्लड का पीएच जो है वो अल्कलाइन साइड में चला जाएगा। यानी कि वो प्लांट जिनमें कि पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है उनको एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में नहीं खिलाना होता है। अगर आप या पोटेशियम कंटेनिंग कोई भी चीज़ अगर आप एडवांस प्रेगनेंसी में देते हैं जिसमें कि उसको डायट्री कटायन एनायन बैलेंस कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन ज़्यादा नेगेटिव आयन कम दे रहे हैं,
तो वहां पे फिर उसका जो ब्लड का पीएच है वो अल्कलाइन हो जाएगा। सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि ब्लड पीएच अगर अल्कलाइन हो जाएगा तो उसके चलते पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होने के बाद भी हड्डियों से कैल्शियम निकाल नहीं पाएगा। तो हड्डियों से जब कैल्शियम नहीं निकलेगा तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे कैल्शियम ब्लड में आना है, उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, और रफ्तार जब कम हो जाएगी तो जानवर डेफिनेटली मिल्क फीवर में चला जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि पोटेशियम ज्यादा किस में रहता है। तो जितने भी ग्रीन फोडर्स हैं, खास करके जो सीरियल ग्रुप के होते हैं, जैसे ओट हो गया, बार्ली हो गया, राई हो गया, इन प्लांट में पोटेशियम बहुत ज्यादा रहता है। यानी कि जो लस पास्चर है, जो बहुत ज्यादा हरा है, उसको अगर आखिरी महीने में आप खिलाते हैं, या जिसपे नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग की गई है या पोटेशियम की फर्टिलाइजर की टॉप ड्रेसिंग की गई है, उस प्लांट को अगर आप आखिरी समय में खिलाएंगे तो वहां पे उसके सिस्टेमिक अल्कोलोसिस होगा, और फिर वो एनिमल जो है वो मिल्क फीवर में चला जाएगा। तो इसको कहा जाता है, कंसेप्ट है डायट्री कैटायन एनायन बैलेंस का। तो इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? एक तो आपको पता नहीं है कि जो मैं खिला रहा हूँ वो अल्कोलोसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप उस जानवर को नौसादर खिलाएं। नौसादर क्या है? इसमें अमोनियम क्लोराइड होता है, और नौसादर का मतलब होता है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड दो पार्ट है, एक तो अमोनिया जब रूमेन में जाता है तो अमोनिया में रिलीज होता है, और साथ में क्लोराइड आता है। तो क्लोराइड क्या है? निगेटिव आयन है। अमोनिया जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको एज ए प्रोटीन माइक्रोब्स यूटिलाइज कर लेते हैं। और क्लोराइड आयन जब एब्जॉर्ब होगा, मैं कह रहा था कि पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब होगा तो पॉजिटिव आयन एक्सपेल आउट होगा। क्लोराइड आयन निगेटिव आयन है, तो निगेटिव आयन जब ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो पॉजिटिव आयन को रिटेन करेगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो होगा वो ब्लड के अंदर ज्यादा रहेगा, और पीएच जो होगा वो स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा, यानी कि 7.35 के साइड में रहेगा, एसिडिक साइड में रहेगा। तो जब एसिडिक साइड में रहेगा तो जो रिसेप्टर है वो एकदम से फॉर्म रहता है, और जब ये पैराथायरॉयड आता है तो उससे लॉक एंड की फैशन में अटैच होता है, और फिर उसको बड़े आराम से वहां से कैल्शियम का इफ्लक्स होता है, और जानवर जो है अपने हाइपोकैल्सीमिक स्टेट को नॉर्मोकैल्सीमिक स्टेट में बदलने में सक्षम हो जाता है, और उसमें मिल्क फीवर नहीं होता है। तो हम लोग नौसादर से जो डाइटरी कैटायन एनायन बैलेंस है उसको मैनेज कर सकते हैं। ये नौसादर फार्मास्यूटिकल कंपनियां पैकेट में कई नाम से बेचती हैं, हो सकता है कुछ लोग हाइड करके भी रखते हैं, लेकिन इस तरह के सॉल्ट आप आराम से मार्केट में भी अवेलेबल है। नौसादर के साथ समस्या ये है कि ये जानवर प्रीफर नहीं करता है, कड़वा होता है खाने में, और इसको आप डायरेक्टली नहीं खिला सकते हैं। इसको अगर आप डायरेक्ट मुंह ओरली खिलाएंगे या घोल के पिलाएंगे तो ये थोड़ा सा इरोसिव होता है, कोरोजन करता है, तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो जानवर खाना नहीं चाहता है, खाने में कड़वा है, और अगर आप डायरेक्ट खिलाएंगे तो छाले पड़ जाएंगे। तो नौसादर को आप कूट लीजिए और फिर उसको आप उसके फीड में मिला दीजिए। फीड में मिला करके डेली आप इसको 21 डेज तक काविंग से पहले स्टार्ट कर लीजिए। बेस्ट टाइम ये होता है कि 21 डेज पहले आपको काविंग से पहले इसको स्टार्ट करना है। 60 से 100 ग्राम तक, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी वेट, की बॉडी वेट कितना है, 50 60 100 ग्राम के बीच में आप नौसादर डेली एक जानवर को दे सकते हैं। अब आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि जो नौसादर है इसको ब्लड को एसिडिक करने में कम से कम 5 दिन का टाइम चाहिए भाई। तो अगर आप किसी भी तरह से काविंग के 5 दिन पहले इसको स्टार्ट करेंगे तो काविंग के टाइम तक ये पीएच को है वो एसिडिक कर देगा। लेकिन अगर आप 5 दिन से कम यानी 2 दिन 3 दिन पहले स्टार्ट करते हैं तो इसका कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप 21 दिन पहले से कर दें इसको खिलाना, डेली खिलाएं 50 से 60 ग्राम, और उसके बाद जिस दिन काविंग होती है उस दिन उसको स्टॉप करना होता है। इसको मैक्सिमम आप 45 डेज तक खिला सकते हैं, 45 दिन से ज्यादा नौसादर नहीं खिलाया जाता है, नहीं तो रिबाउंड और अल्कोलोसिस होता है, वो एक अलग फिजियोलॉजी है। तो मैक्सिमम 45 दिन तक खिला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अंदाजा है कि आपकी काविंग कब है, डेट आपके पास है, तो बेहतर ये है कि 21 दिन पहले स्टार्ट करें डेली, और 21 जिस दिन तक काविंग होती है उस दिन तक आपको इसको खिलाना है। तो ये नौसादर सिर्फ और सिर्फ पीएच को कंट्रोल करेगा, एसिडिक साइड में रखेगा, और आपके एनिमल का जो पैराथायरॉयड की एक्टिविटी है, जो कैल्शियम निकलने की एक्टिविटी है,
उसको मेंटेन करेगा। तो जो डीकैड कहते हैं, डाइटरी कैटायन एनायन बैलेंस कहते हैं, उसकी समस्या से निजात पाना है तो आप इस हैक आप कह सकते हैं घरेलू तरीका है जिसको आप इस्तेमाल करके जानवरों को मिल्क फीवर जैसे या सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया से बचा सकते हैं। और फिर आपका जो मिल्क फीवर नहीं होगा तो कई बीमारियों से उसको बचाया जा सकता है। इस नौसादर का दूसरी जगह भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब यूरोलिथियासिस होता है, वहाँ भी पीएच का ही फंडा है जिसमें कि यूरोलिथियासिस में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो फंडा है आप लोगों को, डाइटरी कैटायन एनायन बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को जान लेना चाहिए। तो एक तो था कि हमें कैल्शियम नहीं खिलाना है, दूसरा क्या करना है कि नौसादर ऐड करना है प्री पार्टम में। तीसरा जो फैक्टर है वो कैल्शियम, जैसे मैं कह रहा था कि 8 से 9 ग्राम जो टोटल ब्लड का कैल्शियम है, उसमें भी ये सच्चाई ये है कि जो यूज होने वाला कैल्शियम है, यानी कि मसल की एक्टिविटी के लिए हम जैसे बात कर रहे हैं, हाथ हिल पा रहा है, सब में कैल्शियम लगता है। जानवर का रूमेन चलना है, यूट्रस से बच्चा एक्सपेल आउट होना है, यूट्रस से उसका प्लासेंटा निकलना है, इन सब के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है। लेकिन बायोलॉजिकली अवेलेबल कैल्शियम या बायोलॉजिकली एक्टिव कैल्शियम जो होता है, सारा का सारा ब्लड का कैल्शियम नहीं होता है। तो ब्लड में कैल्शियम जो होता है, सिंपल भाषा में कहें तो 2 फॉर्म में रहता है। एक तो कैल्शियम बाउंड फॉर्म में रहता है जिसे अनआयोनाइज कैल्शियम कहते हैं, वो एल्बुमिन से जनरली बाइंड रहता है। और दूसरा जो रहता है वो फ्री कैल्शियम रहता है, वो आयोनाइज कैल्शियम कहलाता है। तो आयोनाइज कैल्शियम जो है ये जनरली सिर्फ और सिर्फ आयोनाइज कैल्शियम ही बायोलॉजिकली अवेलेबल होता है बॉडी के सेलुलर एक्टिविटी के लिए, यानी कि सेल्स को काम करने के लिए जो कैल्शियम चाहिए वो फ्री कैल्शियम चाहिए। तो मैं कह रहा था कि 6 से 8 ग्राम है, लगभग 55% तक आयोनाइज फॉर्म में रहता है, यानी कि 4 सवा 4.5 ग्राम लगभग आपका जो है वो अवेलेबल कैल्शियम है, जो कि एनिमल को फ्रीली अवेलेबल है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। यहाँ टोटल 8 ग्राम है लेकिन उसमें से काम करने वाला 4.5 ग्राम ही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा पूल है ब्लड का जो कैल्शियम के रिक्वायरमेंट को, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करता है और वहां पे काम करता है। तो ये आयोनाइज कैल्शियम की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे फील्ड प्रैक्टिशनर हैं, फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि मिल्क फीवर के लिए मैं ये कह रहा था कि पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्शियम का रिजॉर्प्शन वो इम्पोर्टेंट है, डीकैड मेंटेन करना है। उसके साथ साथ कैल्शियम का आयोनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी तरह से कैल्शियम का आयोनाइजेशन अगर ब्लड में चेक हो जाएगा तो वहां पे मिल्क फीवर लाइक सिम्टम आने लगते हैं। एनिमल जो है हाइपोकैल्सीमिया, टोटल कैल्शियम नॉर्मल होने के बाद भी हाइपोकैल्सीमिया की तरह बिहेव करता है। तो ऐसे सिचुएशन जनरली जो नॉर्मल मिल्क फीवर का टाइमिंग है विद इन 48 आवर्स अब काविंग होता है, प्रीपार्टम या पोस्टपार्टम पेरीपार्चुरेंट पेरेसिस भी कहते हैं। लेकिन नॉन पार्चुरेंट पेरेसिस भी होता है उसके पीछे, जैसे कि एनिमल जब हीट में आता है, 2 महीने के बाद हीट में आया है, तो भी उसमें मिल्क फीवर के सिम्टम आ जाते हैं। या कुछ कोई दवाई आपने दिया उसके चलते भी उस समय हीट हाइपोकैल्सीमिक हो गया, तो वहां पे जो मेजर रीजन होता है वो आयोनाइजेशन ऑफ कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम का आयोनाइजेशन चेक करने वाले में नंबर 1 पे एक हीट पीरियड है, यानी कि जब स्ट्रेस में काऊ आती है तो उस समय एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता है, तो एस्ट्रोजन जो है वो एक तो भूख कम करता है, साथ ही साथ उसके कैल्शियम के आयोनाइजेशन को चेक कर देता है। तो जब कैल्शियम का आयोनाइजेशन चेक हो जाएगा तो जो बायोलॉजिकली अवेलेबल कैल्शियम है वो कम हो जाता है, और उस समय एनिमल को, आप लोगों को मिल्क फीवर लाइक सिम्टम देखने को मिलता है। इसी तरह से कोई भी चीज जो अल्कलाइजर के रूप में है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आप इन्फ्यूज किसी को करेंगे तो कैल्शियम के आयोनाइजेशन को वो चेक कर देता है। और अल्कलोसिस जब होगा तो उसमें, सिस्टेमिक अल्कलोसिस में कैल्शियम का आयोनाइजेशन भी नहीं होता है, तो आयोनाइजेशन चेक हो जाएगा। तो अगर कोई मिल्क फीवर का पेशेंट है तो गलती से भी आपको कैल्शियम मतलब सिस्टेमिक अल्कलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं तो अल्कलाइजर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हड्डियों से कैल्शियम भी नहीं निकलेगा, साथ ही साथ जो ब्लड में कैल्शियम है वो आयोनाइज भी नहीं होगा, यानी फ्री नहीं होगा। तो जानवर ऐसे ही और मिल्क फीवर का उसका जो सिम्टम है वो एग्रीवेट हो जाएगा।
कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं जो कैल्शियम के आयनाइजेशन को बंद कर देते हैं, चेक कर देते हैं। जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आते हैं वो कैल्शियम के आयनाइजेशन को चेक कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मिल्क फीवर है और साथ में कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन भी है, वहाँ पे अगर आपको एंटीबायोटिक देना है तो मिल्क फीवर के वाले पेशेंट को कभी भी अमाइनोग्लाइकोसाइड देने की जरूरत नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अमाइनोग्लाइकोसाइड जैसे कि जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो होते हैं ये कैल्शियम के आयनाइजेशन को चेक कर देते हैं, और फ्री अवेलेबल कैल्शियम नहीं रहता है तो मिल्क फीवर के सिम्टम को एग्रीवेट कर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, आयनाइजेशन ऑफ कैल्शियम पे भी आप लोगों को ध्यान देना होगा अगर आप मिल्क फीवर के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये तो हो गए, अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि फंडे क्या है पीछे, तो आप समझ पाएंगे कि कैल्शियम के प्रॉब्लम को ट्रीट कैसे करना है और उसको मैनेज कैसे करना है। अगर हम लोग मिल्क फीवर के सिम्टम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मिल्क फीवर के जो सिम्टम होते हैं उनको 3 स्टेज में डिवाइड किया जाता है, कि वो डिपेंड करता है कि कैल्शियम लेवल जो है किस लेवल पे है। तो स्टेज 1 जो होता है माइल्ड हाइपोकैल्सीमिया का होता है। माइल्ड हाइपोकैल्सीमिया में यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, जो स्टेज 1 है स्टेज 2 है, इसमें टिपिकल डिफरेंस ये होता है कि जब इनिशियल कैल्शियम लेवल कम होता है उस समय स्टिफनेस होता है, मसल फ्लैसिडिटी नहीं होती है। एनिमल जो होता है वो अकड़ा रहता है, स्टिफ रहता है, उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई ही रहता है, कम के बजाय हाई रहता है, क्योंकि वहाँ मस्कुलर ट्विच होता है। तो अगर कोई एनिमल हाइपर एक्साइटेड है, उसको टच करने पे वो हाइपर एक्टिविटी दिखा रहा है, चलने में वो गिर जा रहा है, स्टिफनेस है, तो आपको अर्ली स्टेज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया वहाँ पे सस्पेक्ट कर लेना चाहिए। अगर अर्ली स्टेज रहेगा तो उसका रुमिनल मोटिलिटी नहीं रहेगा, उसको डेफिकेट नहीं करेगा, गोबर नहीं पास करेगा। सेकेंड स्टेज में जब जाता है तो वो एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में चला जाता है और टिपिकली अपने गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ करके अपने फ्लैंक में रख लेता है। ये टिपिकल फॉर्म है। यहाँ पे आप देखेंगे कि उसका हार्ट रेट बढ़ गया है, और जब आप उसको अप्रोच करते हैं तो गर्दन वो सीधा करता है, लेकिन अपना गर्दन सीधा करने के बाद जीभ जो है मुंह खोल लेता है और जीभ बाहर निकाल देता है, जिसको कहते हैं, किसान को लगता है कि ये डर रही है। डर नहीं रही है, इसको गिव अप साइन कहते हैं। गिव अप साइन का कहने का मतलब मेरे पास पावर नहीं है। जानवर ऐसा बिहेव करता है, उसको पता है कि आप इंजेक्शन लगाने आ रहे हैं, लेकिन उसके पास पावर नहीं है कि वो खड़ी होकर भाग सके। तो खड़े होने में वो सक्षम नहीं है, तो क्या करेगी, आगे की तरफ गर्दन को करके अपने मुंह को खोल देती है और जीभ को बाहर निकालती है। तो ये कैटल का गिव अप साइन है। तो स्टेज 2 में जब वो आती है तो वहां पे आप जुगुलर पल्स भी देखेंगे तो बड़ा आसानी से मिलता नहीं है। स्टेज 3 बहुत क्रिटिकल होता है, जहाँ पे वो लेट गई है, उसका एनस रिलैक्स हो गया है, लेटरल रिकम्बेंसी में चली गई है, और उसका पल्स आप पाल्पेट भी नहीं कर पा रहे हैं, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, लगभग 120 पे चला जाता है, और उसकी इंटेंसिटी लगभग ना के बराबर रहती है। यहाँ पे कैल्शियम अगर आपने मैनेज नहीं किया विद इन 4 आवर, अगर लेटरल रिकम्बेंसी में है, तो वहाँ पे जानवर की जान जा सकती है। उसके पीछे 2 रीजन है, एक तो हाइपोकैल्सीमिया है ही, और हाइपोकैल्सीमिया के चलते सारी चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं, तो जो कार्डिया है वो भी रिलैक्स हो जाता है, और कार्डिया के ऊपर जो है वो फ्लूइड आ जाता है। जब लेटरल रिकमेंसी में जानवर जाएगा तो लेटरल रिकमेंसी में उसके कार्डिया पे इरेक्टेशन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। तो गैस तो इनके पेट में बनना ही है, 1 घंटे में अगर आप देखो तो लगभग 60 से 70 लीटर गैस इनके पेट में बनता है, और जो कार्डिया है वो इनके डकार से उस गैस को निकालता है। लेकिन अगर जानवर जब लेटरल रिकमेंसी में चला जाएगा तो उस टाइम पे क्या होता है, कार्डियक के ऊपर गैस के बजाय, गैस न टच करके उसके ऊपर फ्लूइड आ जाता है, यानी कि जो रुमेन का फ्लूइड है वो आकर के उसको टच करता है। तो जब टच करता है तो इरेक्टेशन प्रोसेस जो है वो रुक जाता है, और पेट जो उसका हुआ है वो फूलना शुरू हो जाता है, अफरा होने लगता है, और वो फिर चेस्ट को प्रेस करता है और एनिमल की डेथ हो जाती है। तो अगर लेटरल रिकम्बेंसी में जानवर है तो ऑनर को, आपको अगर आप वहां तक पहुंचे नहीं है तो आपको ये रिकमेंड करना चाहिए कि उसको पहले एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में रखो, नहीं तो आपके पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो सकती है। तो 3 स्टेज है, जिस स्टेज में भी अगर आप देखोगे, एक चीज आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आप लोगों को लगता है कि मिल्क फीवर में हमेशा टेम्परेचर डाउन ही रहता है,
लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिपेंड करती है, जनरली अगर आप देखें तो डाउन रहता है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। जनरली अगर आप देखें तो जो जानवरों का बॉडी टेम्परेचर है वो 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन हमारे बाहर का टेम्परेचर देखें तो 30-35 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अगर कम है, यानी कि अभी का मौसम अगर आप देख लीजिए 30-32 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन जानवर का बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इस फेज में जहाँ इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या विंटर सीजन में जहाँ पे टेम्परेचर इन्वायरमेंट का कम है, उसमें अगर एनिमल मिल्क फीवर में जाएगा तो उसका होता क्या है कि एक तो मसल कंट्रिक्शन नहीं होता है, तो हीट जनरेट नहीं करता है, यानी कि मसल जो है सारे के सारे सेलुलर एक्टिविटी जो है वो रिलैक्स हो गया है, तो हीट जनरेशन नहीं है। और कैल्शियम जो है वो सेट पॉइंट जो हाइपोथैलेमस में थर्मो रेगुलेशन सेंटर है उसको बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो अगर कैल्शियम लेवल लो होगा तो थर्मो रेगुलेशन सेंटर है वो मिसबैलेंस हो जाता है। और बॉडी जो है अपने जो होम्योथर्मिक कंडीशन है, जैसे कि हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके मेंटेन रखते हैं, एनिमल जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, वो वाला लॉस कर देता है। तो एक हीट जनरेशन नहीं हो रहा है, साथ में उसका थर्मो रेगुलेशन सेंटर जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो बॉडी हीट जो है, जो बॉडी का हाई टेम्परेचर है वो डेसिपेट होकर के इन्वायरमेंट में चली जाती है और उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप जून के महीने में, जुलाई के महीने में नॉर्थ इंडिया में हैं और किसी जानवर को मिल्क फीवर हुआ है, तो उसमें आपको जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर डाउन ही मिलेगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर तब 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और उसका टेम्परेचर एनिमल का और हाई रहता है, इवन 108 110 भी चला जाता है, क्योंकि उसका जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है वो काम नहीं करता है, या वो धूप में पड़ा हुआ है तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और बाकी के सिम्टम आपको मिल्क फीवर जैसे मिलते हैं। तो हमेशा इंडिया में एटलीस्ट आप लोग ये नहीं सर्च करेंगे कि हर बार मिल्क फीवर में टेम्परेचर डाउन ही रहेगा। टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि बाहर का तापमान कैसा है। जनरली हमारा बाहर का तापमान जो है जानवरों के बॉडी टेम्परेचर से कम ही रहता है, तो अक्सर वही केस मिलते हैं जिनमें कि बॉडी टेम्परेचर डाउन रहता है। तो इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको मिल्क फीवर का सिम्टम मिल रहा है, हाई टेम्परेचर मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मिल्क फीवर नहीं है। अगर जून के महीने में मिल रहा है तो आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए कि ये भी मिल्क फीवर का केस है। तो तीनों स्टेज के बेसिस पे आप लेटरल रिकमेंसी में अगर जानवर चला गया है तो आपको करना क्या है कि पहले उसे एक्सटर्नल रिकमेंसी में लाना है ताकि आप वहां पहुंच सकें, अदरवाइज आपके पहुंचने से पहले ही जानवर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा और आप फिर ट्रीटमेंट भी नहीं दे पाएंगे। तो इन तीनों स्टेज को आपको पहचानना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज में रिवर्स है, टेम्परेचर हाई है, एक्साइटमेंट है, जबकि दूसरे स्टेज में रिलैक्स है। तो दोनों के पीछे फिजियोलॉजी है, अगर आप उसमें मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ कि नर्व का कंडक्शन कैसे होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज कैसे होता है, एक डिटेल उसकी फिजियोलॉजी है। तो इतना ही जान लीजिए कि थोड़ा कम जब कैल्शियम रहेगा तो थोड़ा एक्साइटमेंट वाला स्टेज रहेगा, बहुत ज्यादा कैल्शियम कम हो जाएगा तो मसल की पैरालिसिस हो जाएगी और एनिमल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा और उसमें स्टिफनेस चला जाएगा। तो ट्रीटमेंट अगर हम लोगों को करना है तो किस तरह से ट्रीटमेंट करना है ये भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि प्रिवेंशन तो मैं पहले ही बता रहा था कि किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को देना यह है कि इमीडिएटली सप्लाई करना है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो है वो कितना देना है ये इम्पोर्टेंट है और इसका स्पीड क्या होना चाहिए। अगर सही में देखा जाए तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का जो थंब रूल है वो मैं कह रहा था कि टोटल ब्लड में जो कैल्शियम है वो 6 से 8 ग्राम का है। तो आप एक जानवर को 8 से 10 ग्राम टोटल कैल्शियम दे सकते हैं। तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के जो प्रिपरेशन आते हैं इंडिया में 18% से लेकर के 23% तक के सॉल्यूशन रहते हैं। 18% सॉल्यूशन का कहने का मतलब ये है कि उसमें 18 ग्राम 100 ml के सॉल्यूशन में कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है। यानी कि अगर आप 1 लीटर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट चढ़ाएंगे तो 180 ग्राम उसमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट रहेगा।
तो 180 ग्राम, मैं कह रहा था कि ब्लड में सिर्फ 6 से 8 ग्राम ही कैल्शियम रहता है। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक लीटर में 180 ग्राम अगर आप बात कर रहे हैं, तो आधे लीटर का जो एक आता है, बोतल आती है, उसमें ही 90 ग्राम हो गया। तो 90 ग्राम तो कैल्शियम बहुत ज्यादा है, ब्लड के कैल्शियम से बहुत ज्यादा है। सच्चाई ये है कि उसमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 90 ग्राम है, उसका लगभग 1/10 कैल्शियम एलिमेंटल कैल्शियम रहता है, यानी कि 9 से 10 ग्राम उसमें आपको कैल्शियम मिलेगा। तो कुल कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो एक जानवर को 10 से 12 ग्राम मैक्सिमम आपको कैल्शियम देना होता है। तो 500 ml का एक बोतल ही काफी है। अगर आप 2 बोतल लगाते हैं तो फायदे के बजाय वो नुकसान करेगा। होता क्या है कि अगर आप कैल्शियम की 2 बोतल लगाते हैं तो आपको लगता है कि इफेक्ट ज्यादा आएगा। मैं कह रहा था कि ब्लड में कुल कैल्शियम 8 ही ग्राम है, तो एक ही बोतल में आपने 9 ग्राम चढ़ा दिया है, तो 8 ग्राम के बराबर, पूरे ब्लड के बराबर तो आपने कैल्शियम दे दिया। 2 बोतल चढ़ा के आप करना क्या चाहते हैं, कहाँ की भरपाई करना चाहते हैं? तो 2 बोतल का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा बोतल आप अगर आप देंगे तो कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा हाई रहेगा, उसके चलते पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो रिलीज होना बंद हो जाएगा, और एनिमल जो है कैल्शियम साइक्लर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन ट्रीटमेंट करेंगे उस दिन तो वो सही हो जाएगा, अगले दिन फिर से मिल्क फीवर का सिम्टम आएगा, फिर आप कैल्शियम लगाएंगे, फिर वो ठीक हो जाएगा, फिर 2 दिन के बाद फिर मिल्क फीवर का सिम्टम आएगा। तो अगर ज्यादा बोतल कैल्शियम चढ़ाएंगे तो आप उसे साइक्लर बना देंगे, और वो आपके फायदे का नहीं है। तो सिर्फ एक बोतल कैल्शियम ही एनफ है। एज ए थंब रूल अगर देखा जाए तो 100 किलो वजन के लिए 2 ग्राम कैल्शियम लगता है, यानी कि 500 किलो की अगर गाय या भैंस है तो सिर्फ 10 ग्राम कैल्शियम देना है। और 10 ग्राम कैल्शियम तो लगभग मैं कह रहा था कि सिर्फ 500 ml से ही मिल जाना है। उसमें भी आपको कैल्शियम देने का जो स्पीड है वो भी इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम कैल्शियम 1 मिनट में जाना चाहिए, एज ए रूल 1 ग्राम कैल्शियम 1 मिनट में जाना चाहिए, यानी कि 8 से 12 मिनट। 8 ग्राम आपको कैल्शियम देना है तो 8 मिनट में देना है, 12 ग्राम कैल्शियम देना है तो 12 मिनट में देना है। तो 10 से 12 मिनट का टाइम पीरियड होना चाहिए मिनिमम। उससे ज्यादा भी आप जाएंगे तो भी आपको रिकवरी जल्दी नहीं मिलेगा, उससे फास्ट आएंगे तो सिस्टोलिक कोलैप्स होगा और एनिमल की डेथ हो सकती है। तो 8 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। और 10 से 12 मिनट का जो टाइम पीरियड है 500 ml कैल्शियम देने का इंट्रावेनस, वो बेस्ट टाइम है। बेहतर ये है कि आप उसको थोड़ा सा वार्म कर लें, उसके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ले आए। उसके बाद उसका जो 2/3 है वो आईवी करें। हम लोग करते क्या है कि 300 ml आईवी करते हैं, और बाकी का 150 ml जो है उसको सब कट देते हैं, ताकि वो स्लो रिलीज होगा। और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं कह रहा था ना कि टोटल ब्लड का कैल्शियम ही 6 से 8 ग्राम है, तो अगर आप 300 ml भी देते हैं तो लगभग ब्लड के कैल्शियम के बराबर हो जाता है। और जो सबकट रूट से आप दे रहे हैं वो आपको 24 घंटे तक उसको मैनेज करने के लिए सफिशियंट है। और इतना अगर आप देंगे तो उसका पैराथायरॉयड की एक्टिविटी चलेगी और वो हड्डियों से फिर कैल्शियम निकाल करके लाएगा, और जब एक बार जानवर रिकवर हो जाएगा तो दोबारा वो मिल्क फीवर में नहीं जाएगा। तो ये तो हो गया कि मैं कैल्शियम हम लोगों को देना कैसे। जैसे मैं कह रहा था कि कैल्शियम अगर हाई बॉडी टेम्परेचर है वहां पे आपको ठंडा करके देना पड़ेगा, वहां पे उसको वार्म करने की जरूरत नहीं है। जून के महीने में कोई आप मिल्क फीवर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वहां पे कैल्शियम जब भी देना है उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन कर लेते हैं। या एनिमल का भी बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे लाना होता है, उसके बाद आपको कैल्शियम चढ़ाना होता है। तो 104 डिग्री के नीचे टेम्परेचर अगर आपको लाना है तो वहां पे आप एंटीपायरेटिक या नेसाइड देंगे तो उससे टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। उसको नहलाइए, उसके सर के ऊपर पानी डालिए, जब पानी डालेंगे तो अपने आप टेम्परेचर जो हो है वो डाउन हो जाएगा। जब 104 के नीचे आए, जैसे आप कैल्शियम चढ़ाना शुरू करेंगे इमिडिएटली एनिमल जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये कैल्शियम देने का तरीका है। आपको 10 से 12 मिनट लगना चाहिए। सबकट जो देना होता है वो 50 से 75 ml एक साइड पे देते हैं, एक जगह पे 150 ml आप नहीं दे सकते हैं, 200 ml एक जगह पे आप नहीं दे सकते हैं, मैक्सिमम 50 ml दीजिए। 2-3 पॉइंट पे आप सबकट दीजिए तो बेहतर तरीका है, और फिर आपका जो एनिमल है वो रिकवर हो जाता है। जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसमें आप आयनिक कैल्शियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आयनिक कैल्शियम जो है वो मिल्क फीवर के ट्रीटमेंट के लिए नहीं दिया जाता है।
जो ऑलरेडी मिल्क फीवर में है, जिसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसमें ओरल कैल्शियम आपको नहीं देना है। होता क्या है कि अगर उस केस में अगर आयनिक कैल्शियम आप देते हैं तो वो उसको स्वैलो नहीं कर पाता है, उसके सांस में चला जाता है, और एक बार लंग में जाता है तो बड़ा ही एस्पिरेटरी निमोनिया होता है, ड्रेंचिंग निमोनिया होता है, और जानवर की जान जा सकती है। तो इसको एज ए प्रिवेंटिव आप दे सकते हैं काविंग से एक दिन पहले, काविंग के दिन और काविंग के एक दिन बाद। तो ये जो आयोनाइज कैल्शियम होते हैं वो दो तरह के आते हैं, या तो प्रोपियोनेट के साथ होगा या वो क्लोराइड के साथ होगा। तो आयनिक कैल्शियम दो तरह का होता है। इसके लिए इसमें बेनिफिट ये है कि आप देखेंगे कि इसको एब्जॉर्ब होने के लिए इंटेस्टाइन से रिसेप्टर की जरूरत नहीं होती है। वो आयनिक कैल्शियम हुआ है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर सर्कुलेशन में आ जाता है। और वो जो दूसरे कैल्शियम होते हैं जिसमें आयनिक नहीं होते हैं, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड नहीं होता है या कैल्शियम प्रोपियोनेट नहीं होता है, वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उनके लिए रिसेप्टर लगता है। तो विटामिन D3 के जो रिसेप्टर्स होते हैं उससे ऑब्जर्व होने हैं, तो उससे कभी भी आप कैल्शियम की भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो कार्विंग से पहले आप चाहें तो आयनिक कैल्शियम का डोज दे सकते हैं। इसमें भी आपको ध्यान देना होगा कि जो आयनिक कैल्शियम होता है थोड़ा सा कोरेसिव होता है, उससे भी मुंह में छाले पड़ते हैं, खास करके जिसमें कैल्शियम क्लोराइड रहता है। जिसमें कैल्शियम प्रोपियोनेट होता है वो 500 ml का आता है, उसका कंसंट्रेशन कम बनता है, क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और सच पूछिए तो एक बोतल 50 ग्राम अगर कैल्शियम उसमें आयनिक कैल्शियम है तो वो लगभग 4 ग्राम कैल्शियम सप्लाई कर देता है, और ब्लड के 4 ग्राम कैल्शियम की भरपाई उससे हो जाती है। तो जो प्रोन है, जो जानवर प्रोन है मिल्क फीवर के लिए, उनमें इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या जो सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिक है, जहाँ पे पैरालिटिक इलियस है, गोबर नहीं कर रही है, काविंग के बाद उसका चारा नहीं खा रही है, रूमिनल मोटिलिटी नहीं है, उनमें आप इन सब आयनिक कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आयनिक कैल्शियम भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि मिल्क फीवर का जो ऑलरेडी पेशेंट है, जो स्वेलोइंग नहीं कर सकता है, जो निगल नहीं सकता है, उसमें इसको पिलाने की गलती मत कीजिएगा। तो जैसे मैं बताया कि एक हम लोगों को फीडिंग में अमोनियम क्लोराइड ले लेना है, इसका डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अभी हम लोग आते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम बड़ा शॉर्ट है। तो हम लोग कीटोसिस की अगर बात करें तो कीटोसिस दूसरा प्रॉब्लम है जो कि निगेटिव एनर्जी बैलेंस में जब एनिमल रहता है तो होता है। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग भी, मुझे आपके सवाल होंगे उनको हम लोगों को डिस्कस करना है। तो बेसिकली जो कीटोसिस है ये एनर्जी डेफिशिएंसी का है, यानी कि जब उसका मिल्क प्रोडक्शन हाई है और एनिमल उस लेवल का चारा नहीं ले पा रहा है, तो डेफिनेटली उसके बॉडी का जो फैट है वो मोबिलाइज होगा। और उस फैट को अगर कन्वर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए जो प्रोपियोनेट है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रहता है, तो फिर वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में बदलता है, और जो पाथवे है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो नॉर्मल एनर्जी पाथवे है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और एनिमल जो है प्रोडक्शन कीटोसिस में चला जाता है। तो ये दो तरह का होता है, एक तो टाइप 1 कीटोसिस होता है जिसे प्रोडक्शन कीटोसिस कहते हैं, जहाँ पे इंसुलिन जो है वो डेफिशिएंट रहता है। दूसरा जो होता है वो टाइप 2 होता है, जहाँ पे इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, जिसे फैटी लीवर सिंड्रोम कहते हैं, या जो लीवर के ओवर फैट हो जाता है, जो ओवर फैट एनिमल होते हैं उनमें होता है। और दूसरा जो एनिमल होता है वो प्रोडक्शन लॉस के चलते उसका जो बॉडी डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे मैं कह रहा था कि हार्मोनल हाइजेक में है, मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी एनर्जी जो है वो पार्टीशन हो जाती है, बॉडी की तरफ न लग के मिल्क की तरफ चली जाती है। तो उस कंडीशन में वहां पे आपको कीटोसिस में वो एनिमल जो है चला जाता है। तो इसको आपको मॉनिटर कर लेना चाहिए। मॉनिटर करने के लिए आप बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, उसका बॉडी कंडीशन स्कोर, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को ब्लड में, साथ साथ उसके यूरिन में, मिल्क में एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए आपको जो ह्यूमन के लिए किट आता है, ब्लड और कीटोन बॉडी डिटेक्शन किट आता है अबॉट का, उसका आप डायरेक्ट काउसाइट टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका फार्म हाँ कीटोटिक फेज में है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको
कीटोसिस के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। अगर साइन की हम लोग बात करें तो इसमें पहला जो है कीटोसिस में, वो उसका एपेटाइट जो है वो डिप्रेव्ड हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो कुछ चीजें खाता है, कैप्रेसियस एपेटाइट इसको कहते हैं। कहने का मतलब कि वो चीजें जो कीटोन बॉडी ज्यादा पैदा करती हैं उसको वो नहीं खाता है। यानी कि सूखा भूस खाता है, सूखा चारा खाता है, लेकिन आप कंसंट्रेट डालते हैं तो वो नहीं खाता है, उसको छूता नहीं है। साइलेज देते हैं तो वो छूना छोड़ देता है। तो इस तरह का अगर डाइट की हिस्ट्री है, साथ ही साथ उसका मिल्क प्रोडक्शन धीरे धीरे घटते जा रहा है, उसके मिल्क में स्मेल आ रहा है, या उसके सांसों में स्मेल आ रहा है, कीटोन बॉडी स्वीट स्मेल आ रहा है, तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि वो प्रोडक्शन कीटोसिस की तरफ जा रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो उसका जो फीसिस है वो एकदम स्कैंटी हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, और उसकी रूमिन मोटिलिटी कम हो जाती है। नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस में आप देखेंगे तो हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट के चलते जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, एनिमल एम्बुलेंस वॉन्डर करता है, इधर उधर भागता है, गर्दन को एक तरफ मोड़ के अपने आप को चाटता है, या मिट्टी खाना शुरू कर देता है एकदम से। ये सारी चीजें जो है, अपने बॉडी को एक्सेसिव लिक करता है, या चिल्लाना शुरू करता है, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है, सर मारता है, ये ब्लाइंडनेस आती है, ये सारी चीजें बाद में उसमें मिर्गी के दौरे भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो प्रोडक्शन कीटोसिस की हैं। तो ये प्रोडक्शन कीटोसिस जनरली जो होता है 3 से 6 वीक का जब लैक्टेशन रहता है तब रहता है। तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसको आपको दूसरी बीमारियां जैसे कि हाइपोमैग्नीसीमिया हो गया, लेड पॉइजनिंग हो गया, या रेबीज हो गया, उससे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। सर्रा हो गया, उससे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। और फिर अगर आपको लगता है कि कीटोसिस है तो वहां पे आपको ट्रीटमेंट देना होता है। तो ट्रीटमेंट पे आपको यहाँ पे डेक्सट्रोज देना होता है, और डेक्सट्रोज कैटल में सिर्फ और सिर्फ कीटोसिस के लिए आप लोग इस्तेमाल करें। और जब भी डेक्सट्रोज इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में आपको इंसुलिन देना होता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का इस्तेमाल जरूर करना होता है। डेक्सट्रोज के बाद आपको इंसुलिन देना होगा, तब जाके डेक्सट्रोज जो है सेल में यूटिलाइज होता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन कीटोसिस होता है उसमें ऑलरेडी इंसुलिन लेवल कम होता है। तो अगर डेक्सट्रोज के साथ 50% डेक्सट्रोज अगर अवेलेबल है तो ठीक है, 500 ml आप दे सकते हैं। नहीं है तो 2500 ml का 1 लीटर आप स्लो इंट्रावेनस दे सकते हैं। उसके इमीडिएटली बाद सबक्यूटेनियस रूट से इंसुलिन का इस्तेमाल यहाँ पे आप लॉन्ग एक्टिंग का करेंगे। ये दोनों उसके एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, सेलुलर रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर देगा। साथ में जो एनर्जी सप्लीमेंट है जैसे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, या डेक्सट्रोज के जो प्रिकर्सर्स होते हैं, प्रोपियोनेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, साथ ही साथ ये उसके एनर्जी को रिपार्टीशन कर देता है। जैसे मैं कह रहा था कि हार्मोनल हाइजेक में एनिमल चला जाता है, जिसके चलते उसका मिल्क प्रोडक्शन तो होता है लेकिन बॉडी फैट मोबिलाइज होता है। तो ये उसको रिवर्स कर देता है, यानी कि एनर्जी को बॉडी के साइड में रिवर्ट कर देता है, जिसके चलते मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। तो जब भी आप लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड लगाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे मिल्क जो है वो डाउन हो जाता है, और फिर वो एनाबॉलिक स्टेज में चला जाता है, और उसके चलते उसका जो कीटोसिस है वो रिकवरी आ जाती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आप लोग यहाँ पे डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ सिर्फ आइसोफ्लूपेराडोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि आइसोफ्लूपेराडोन का टोटल डोज जो है वो 10 mg का है। यानी कि 5 ml आइसोफ्लूपेराडोन सिंगल शॉट एनफ होता है। अगर आप आइसोफ्लूपेराडोन बार बार लगाएंगे, ओवरडोजिंग करेंगे तो हाइपोकैलेमिया होता है, उसके बाद जानवर डाउनर हो जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है। इसके लिए मैंने तमाम वीडियोस बनाए हैं। तो आइसोफ्लूपेराडोन को तो आप लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ करते भी हैं तो 5 ml से ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। 10 mg मैक्सिमम होता है। 2 mg 1 ml में होता है, तो 5 ml ही आपको उसका इस्तेमाल करना है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आप करें, या जो एनर्जी बूस्टर्स हैं उनको ओरल सप्लीमेंटेशन देते हैं। तो मैं कह रहा था कि जो नीफा है या फ्री फैटी एसिड जो बॉडी से रिलीज होते हैं, उनको एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब कीटोन में ना कन्वर्ट हो, उसको मैनेज करने के लिए जो एनर्जी बूस्टर्स आते हैं, जो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, ग्लिसरीन है,
ये अगर आप ओरल सप्लीमेंटेशन करते हैं तो ये अगर अवेलेबल रहेगा तो ऑक्जेलो एसीटेट बनता है और वहां पे कीटोन बॉडी बनना बंद हो जाता है, तो एनिमल में कीटोसिस नहीं होती है। इसके साथ साथ आप वैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो फैट मोबिलाइजेशन को रोकते हैं, जैसे नियासिन हो गया या क्रोमियम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेस मिनरल इस्तेमाल कर सकते हैं, साइनोकोबालामिन इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन B12 इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं सपोर्टिव होते हैं, जो कि लाइपोलाइसिस को रोकते हैं। एनाबॉलिक आप स्टेरॉयड यहाँ पे आप चाहें तो नैंड्रोलोन जो आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से होलिस्टिक अप्रोच लेंगे तो आप लोगों को मुझे लगता है कि कीटोसिस के केसेस को मैनेज कर सकते हैं। आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो जैसा कि डॉक्टर अभिषेक ने बताया, मेरा एक चैनल है डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस करके, उस पर आप लोग जुड़ करके हर जो मैं सिम्टम बता रहा था, जो डायग्नोसिस बता रहा था, जो ट्रीटमेंट बता रहा था, सबका ढेरों सारा एजुकेशनल वीडियो अपलोडेड है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेचुरल रेमेडी और डॉक्टर अभिषेक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे जोड़ा, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया है वो किसानों को, प्रैक्टिशनर्स को, खास करके फ्रेशर स्टूडेंट्स को डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक। थैंक यू डॉक्टर शंकर सिंह, आपका बहुत बढ़िया और शानदार प्रेजेंटेशन रहा। काफी इंसाइट्स मिले हैं और हमको काफी क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं एक एक क्वेश्चंस ले लूंगा। जी जी। तो एक पहला क्वेश्चन है, लाइक हमारे मित्र पाकिस्तान से पूछा गया है, ही इज अ फ्रेशर वेट। तो जी उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द सप्लीमेंट्स वी कैन यूज इन मिल्क फीवर। क्या सप्लीमेंट यूज करें मिल्क फीवर में? नहीं, मिल्क फीवर में मैंने कहा कि जैसे अमोनियम क्लोराइड है, उसको अगर कोई पहले से पता है कि उसको मिल्क फीवर होता है तो 21 डेज पहले, काविंग से पहले अगर अमोनियम क्लोराइड हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं तो वो उसका बोन रिजर्प्शन। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया था कि फर्स्ट कावर होती हैं उनमें अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो प्रिवेंटिव मेजर अगर हमें करना है तो जो ये अमोनियम क्लोराइड है वो इस्तेमाल करें। और अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी इल्डर है तो उस दिन पे आयोनिक कैल्शियम, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड रहता है, एक दिन पहले काविंग के दिन और काविंग के बाद 3 दिन तक आप इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से मिल्क फीवर को प्रिवेंट किया जा सकता है। और हरा चारा नहीं खिलाना है, खास करके सीरियल ग्रुप का, जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ग्रीन है, जिसमें पोटेशियम ज्यादा है, तो पोटेशियम अवॉइड करना है एडवांस प्रेगनेंसी में। ओके। नेक्स्ट सवाल है कि सर कीटोसिस के कारण होने वाले रिकरेंट मस्टाइटिस के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब मैं कह रहा था ना कि गेटवे ये है, मतलब ये एंट्री गेटवे पॉइंट। डिसीज। हाँ, कैल्शियम जो है गेटवे है, उसके बाद वो भूख खत्म करता है, भूख जब खत्म होगा तो बॉडी फैट मोबिलाइज होना शुरू होगा। बॉडी फैट मोबिलाइज शुरू होगा तो बॉडी अगर खाना नहीं खा रहा है तो उसको एनर्जी सप्लीमेंट नहीं होगा तो कीटोन बॉडी बनना शुरू होगा। और जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट होता है, ये इम्यूनिटी को मतलब कि कॉम्प्रोमाइज कर देता है, इम्यूनिटी को एकदम से सप्रेस कर देता है, और वो मिल्क में भी आता है। तो जब इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है तो उस जानवर में जहां पे क्रोनिक मास्टाइटिस हो रही है, आज आपको ठीक हो गया, फिर 7 दिन के बाद आप एंटीबायोटिक देते हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा हो जाता है, तो उसमें हमेशा सस्पेक्ट करना चाहिए कि यहाँ कीटोसिस हो सकता है। तो जब कीटोसिस का आप ट्रीटमेंट करेंगे तो इम्यूनिटी अपने आप, कीटोन बॉडी बनना कम हो जाएगा। जब कीटोन बॉडी बनना कम हो जाएगा तो उसका मास्टाइटिस भी ठीक हो जाता है, उसमें रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम लोग जो मास्टाइटिस ठीक नहीं हो रहा है वहां पे, जैसे आपका ग्लूका बूस्ट है, इसको रिकमेंड करते हैं कि साथ में इसको भी दीजिए। तो उसके पीछे रीजन ये है कि हम वहाँ उसकी कीटोसिस को रोक रहे हैं, साथ ही साथ मास्टाइटिस को ट्रीट कर रहे हैं, तो उसकी इम्यूनिटी इनडायरेक्टली हम इम्प्रूव कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल था ये। ओके। व्हाई डू मिल्क फीवर केसेस आर फाउंड इन ड्राई सीजन? हाँ, जैसे ड्राई सीजन मतलब मैं एक ड्राई पीरियड कह रहे हैं। ड्राई पीरियड, हाँ ड्राई पीरियड ही होगा। नहीं, तो ड्राई पीरियड में मैं कह रहा था कि दो तरह का मिल्क फीवर है, एक तो डिमांड है और दूसरा जो है मतलब उसका आयोनाइजेशन का है। तो किसी भी तरह से कैल्शियम का आयोनाइजेशन को अगर चेक हो जाता है, खास करके एनिमल अगर स्ट्रेस में है या उसको अल्कलोसिस, सिस्टेमिक अल्कलोसिस है, या उस समय उसका हीट पीरियड चल रहा है, खास करके मेयर में अगर हम लोग देखेंगे तो उनमें लैक्टेशन टिटानी जिसको कहा जाता है, ये जनरली ऑन हीट, जब हीट पे आती है पहली मेयर 10वें दिन पे, उसी दिन होता है, और वो सिर्फ एस्ट्रोजन हाई लेवल से होता है। या चारे में भी आप अगर हाई लेवल में एस्ट्रोजन खिलाएंगे तो एनिमल में मिल्क फीवर लाइक सिम्टम आ सकते हैं।
तो दूसरे पीरियड में अगर मिल्क फीवर हो रहा है तो इन सारी चीजों को हम लोग को कंसिडर करना चाहिए कि आयोनाइजेशन जो कैल्शियम का है, जो बाउंड फॉर्म है, फ्री फॉर्म जो कैल्शियम है, वो शायद अवेलेबल नहीं है, तो उसके चलते हो रहा होगा। ओके। एक डॉक्टर ने पूछा है कि सर ये मिल्क फीवर केसेस में स्टीरॉयड या प्रेडनिसोलोन देना चाहिए या नहीं, या उसका रोल क्या है? नहीं देना चाहिए, ये चीज मैं बताना भूल गया था। अगर आप आयोनाइज एस्टेरॉयड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देंगे तो कैल्शियम का आयोनाइजेशन को चेक करता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। लोग गलती करते हैं, दो तीन और गलतियां करते हैं। एक फास्फोरस का इंजेक्शन देते हैं जो कि फॉस्फाइड होता है, जैसे टोनोफॉस्फोन जिसमें रहता है, वो भी किसी मतलब का नहीं है, जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी है। साथ में डेक्सट्रोज लगाते हैं, ओके। वो भी और भी कंडीशन को एग्रीवेट करता है। तो डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए, फॉस्फेट नहीं देना चाहिए, स्टेरॉयड नहीं देना चाहिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं देना चाहिए। तीनों गलत प्रैक्टिस है, लोग इसको करते आ रहे हैं और उनको लगता है कि रिजल्ट मिलता है, लेकिन उससे खराब होना है, बेनिफिट कुछ नहीं होना है। ओके। एक सवाल है कि क्रोनिक हाइपोकैल्शियम में ज्यादा कैल्शियम देना पड़ता है, तो उसको उस कैल्शियम की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, या कैसे मैनेज करें? हाँ, कैल्शियम अगर जैसे कि ऑनर ने ऑलरेडी पिला रखा है, जैसे मैं जो जेल कर रहा था उस समय अगर आप कैल्शियम इन्फ्यूजन कर रहे हैं तो एक्यूट डेथ हो सकती है, कोलैप्स हो जाता है जानवर। या कैल्शियम का मिनरलाइजेशन होने लगता है हार्ट में, सॉफ्ट टिश्यूज में। तो उसके उस कंडीशन में अगर बार बार कैल्शियम साइक्लर जानवर हो गया, खास करके वो यही पूछना चाह रहे हैं कि बार बार उसको कैल्शियम की कमी हो रही है क्योंकि वो इंड्यूस हो गया, साइक्लर हो गया, उस कंडीशन में विटामिन D3 का इंजेक्शन देना होता है, ना कि कैल्शियम देना होता है। तो विटामिन D3 सिंथेसिस नहीं हो रहा है, इसलिए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो उस केस में अगर आप विटामिन D3 का इंजेक्शन लगाते हैं तो इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। और उस केस में जैसे आपका एक वो कैल्शियम है जो कि नॉर्मल कैल्शियम एनर्जी के साथ में है, अमृत कैल, तो उस टाइप के कैल्शियम देने होते हैं जो आयोनाइज ना हो। तो अनआयोनाइज ओके। कैल्शियम जो है उनका वहां पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके। दूसरा एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि मिल्क फीवर का तो वो बुखार का नाम है, बट लेकिन टेम्परेचर सब नॉर्मल हो जाता है, लाइक डाउन होता है। ऐसे मिल्क फीवर क्यों ना बोला जाता है करके? नहीं, मैं यही कह रहा था ना, इसमें दो स्टेज होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 1 जब भी होता है उसमें मसल कंट्रेक्शन बढ़ता है, तो वहां पे हीट जनरेशन रहता है। तो अगर अर्ली ओके। अर्ली स्टेज में रहेगा तो उसमें बॉडी टेम्परेचर 103 तक रहता है, 104 तक रहता है। तो अर्ली स्टेज में टेम्परेचर हाई रहता है, बाद में टेम्परेचर डाउन होता है। तो फर्स्ट स्टेज के चलते इसको मिल्क फीवर कहा जाता है, जबकि वो पायरेक्सिया नहीं है, वो मसल कंट्रेक्शन के चलते उसका बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है। लेकिन जब कैल्शियम लेवल एक सर्टेन लेवल के बाद डाउन हो जाता है तो फिर इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि उसका टेम्परेचर हाई होगा कि लो होगा। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर गर्मी के दिन है, जून जुलाई है, तो हाई हो सकता है। अभी का मौसम है जहाँ पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम है, तो कम रहेगा जनरली। ये बाहर के विदेश की किताबों ने लिखा है और उनके यहाँ बॉडी टेम्परेचर और इन्वायरमेंट टेम्परेचर हमेशा कम ही रहता है। तो हमेशा लो ही पढ़ते आए हैं हम लोग, लेकिन अपने इंडिया में जून के महीने में जिसे मिल्क फीवर होता है उसका 108 110 टेम्परेचर भी होता है। ये मैं ओके। भी रहा था। एक वापस एक पड़ोसी इस पाकिस्तान सवाल है, डॉक्टर शाह करके। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पर लोग कैल्शियम के साथ लीवर टॉनिक भी देते हैं, तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी है या हम दे सकते हैं? या अक्सर एट्रोपिन सल्फेट भी देते हैं? नहीं, एट्रोपिन सल्फेट जब कैल्शियम आपको पता नहीं है कि कैल्शियम जो है वो कार्डियक अरेस्ट करने वाला है, खास करके वहां पे जहाँ पे आपको ये पता नहीं है कि आप जो इंडोटॉक्सिमिक पेशेंट होते हैं, जिनमें इंडोटॉक्सीमिया जैसे मस्टाइटिस है, उसमें भी जब सेकेंड स्टेज ऑफ इंडोटॉक्सीमिया आता है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, एक्सटर्नल लिग्यामेंसी में एनिमल चला जाता है, गर्दन मोड़ लेता है, एकदम मिल्क फीवर जैसा सिम्टम देता है। या मेट्राइटिस का सेकंड फेज रहता है, उसमें भी वैसा ही सिम्टम देता है। तो उसमें अगर आप कैल्शियम चढ़ाएंगे तो सडन कोलैप्स करता है। तो उस केस में अगर वो अब अगर आप हार्ट मॉनिटर कर रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ रहा है, आप कैल्शियम जैसे चढ़ाते हैं हार्ट रेट बढ़ रहा है, यानी कि आप गलत जा रहे हैं, उसमें उसको एबोलिश करने के लिए आपको एट्रोपिन सल्फेट देना होता है, ओके। उसको रिवाइव करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट दिया जा सकता है। लिवर टॉनिक का बहुत ज्यादा रोल नहीं है कैल्शियम के लिए। लिवर टॉनिक सिर्फ कीटोसिस के केसेस में हम लोगों को रिकमेंडेड है, जहां पे लिवर ओके। टॉनिक रिक्वायरमेंट है। कुछ ट्रेड नेम्स बता सकते हैं जो लॉन्ग एक्टिंग बोवाइन इंसुलिन यूज कर रहे हैं कीटोसिस में? तो कुछ हाँ, ट्रेड नेम्स आप।
तो वो वाइन का तो नहीं आता है, लेकिन हम लोग ह्यूमन का मिक्स टार्ड इंसुलिन यूज करते हैं, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का मिक्स रहता है। तो एक शॉट आप मिक्स टार्ड इंसुलिन यूज कर सकते हैं, 40 यूनिट पर ml करके आता है। तो उसका लगभग 120 यूनिट यानी 3 ml सबकट लगाए तो सफिशियंट होता है। ओके। 70। एक एक सवाल है, व्हाट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क फीवर एट द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, एंड हाउ डू वी डिफरेंशिएट मिल्क फीवर फ्रॉम डाउनर काउ सिंड्रोम एट प्री पार्चुरेंट पीरियड? नहीं, डाउनर इज जस्ट सिक्वली ऑफ दिस मिल्क फीवर। होता क्या है कि अगर आप विद इन 4 आवर मिल्क फीवर का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, 4 घंटे से ज़्यादा जानवर बैठा रह जाता है, और उसके बाद जब मिल्क फीवर का ट्रीटमेंट करते हैं तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। यानी वो चारा खाने लगता है, वो गोबर करने लगता है, गर्दन होल्ड करने लगता है, बैठा रहता है, लेकिन खड़े होने की कोशिश करता है, पीछे से खड़ा नहीं हो पाता है। इसको हम लोग अलर्ट डाउनर कहते हैं। तो अगर अलर्ट डाउनर की ये बात कर रहे हैं तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आपको फ्लूइड थेरेपी देना होता है, उसको पलटा करना होता है। अगर उसके नर्व में कंप्रेशन है तो न्यूरोटॉनिक ऐड करने होते हैं। उसमें कैल्शियम कभी भी लगाना नहीं होता है। डिफ्रेंशिएट अगर आपको करना है कि अलर्ट और नॉन अलर्ट में, जब भी मिल्क फीवर रहेगा उसमें मस्कुलर एक्टिविटी नहीं रहेगी, यानी वो गर्दन होल्ड नहीं करेगी, चारा नहीं खाएगी, कान नहीं हिलाएगी, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रहेगा। ये सारे चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि वो मिल्क फीवर में है या हाइपोकैलेमिया में है। दो चीजें हो सकती है। जब हाइपोकैलेमिया यानी लो पोटेशियम में रहेगी तो मुंह में चारा खिलाएंगे तो चबा लेती है, लेकिन मिल्क फीवर में मुंह में भी नहीं चबाएगी। तो इस तरह से अगर आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि वो अलर्ट है, तो वहां गलती करते हैं लोग कि कैल्शियम देते हैं और कैल्शियम देने से उसकी डेथ हो जाती है। ओके। एक डॉक्टर का सवाल है कि हाउ टू ट्रीट प्री पार्टम डाउनर एंड कैल्शियम साइक्लर्स? मैंने अभी बताया इसका जवाब कि प्री पार्टम अगर डाउनर है वो कैल्शियम के चलते है और वो स्वेलो करने लायक है, आपको लग रहा है, तो उसमें आप ये जो आयनिक कैल्शियम है उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर स्वेलो करती है तो। या आप उस पे विटामिन D3 का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। साथ ही साथ विटामिन D3 देने के बाद 7 दिन के अंदर उसकी काबिंग होनी चाहिए। ये एक प्रोटोकॉल है, अदरवाइज 7 दिन के बाद आपको उसको रिपीट करना होता है, नहीं तो उसके प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर आप कैलकुलेट किए हैं कि 7 दिन के अंदर उसकी काबिंग हो जाएगी तो आप विटामिन D3 के साथ भी जा सकते हैं, आप आयोनाइज कैल्शियम के साथ जा सकते हैं, आप चाहें तो इलेक्ट्रोलाइट का ओरल सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, फ्लूइड थेरापी कर सकते हैं। कैल्शियम साइक्लर है तो वहां पे विटामिन D3 देना होगा कैल्शियम के बाद, तब जाके वो केस जो होगा मैनेज होगा। कैल्शियम साइक्लर मैक्सिमम सिर्फ ओवरडोजिंग ऑफ कैल्शियम से होता है। तो ओवरडोजिंग कैल्शियम इन्फ्यूजन नहीं करना, एक बोतल ही काफी है, जैसे मैंने बताया, कंसेप्ट क्लियर किया कि रीजन क्या है। ओके डॉक्टर, हम एक लास्ट सवाल लेंगे। लाइक वी हैड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, तो अभी एक लास्ट सवाल है। सर, कभी कभी डिलीवरी के बाद किसान बाजरा या दलिया खिला देता है, उसकी वजह से उसकी वजह से एसिडोसिस में चला जाता है। उस टाइम एसिडोसिस उसके चलते हाइपोकैल्सेमिया और कीटोसिस भी दिखता दिखता है, तो उस समय क्या करे? हाँ बिल्कुल सही। जब रुमिनल एसिडोसिस होता है तो ब्लड कैल्शियम लेवल, जबकि एसिडोसिस रहता है तो वहाँ कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो रुमेन पीएच जो है वो डिसाइड करता है कि कितना एब्जॉर्प्शन होगा। तो जनरली उसके इसके पीछे कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि जब भी रुमिनल एसिडोसिस, सिर्फ बाजरा ही नहीं खिलाता है, साथ में दूध भी पिला देता है। उसका जो खीज है ना वो पिला देता है, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये सारी गलतियां करते हैं जो कि रुमिनेंट के लिए नहीं देना चाहिए। या उसको बहुत ज्यादा माड़ पिला देते हैं, इस तरह की कोई भी चीज देते हैं जहाँ पे रुमिनल एसिडोसिस होगा तो उसमें उसका कैल्शियम लेवल डाउन होता है। और साथ में वहां पे अगर आपको मैनेज करना है तो एक तो रुमेन के पीएच को कंट्रोल करना पड़ेगा। वहां पे ओरल सोडियम बाइकार्बोनेट या जो भी रुमेन बफर आते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। साथ में विटामिन B1 का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम आते हैं वो थियामिन डिफिशियंसी के चलते आते हैं, तो उसके B1 को ऐड कीजिए। और साथ में आप वहां पे लो डोज में 300 ml तक कैल्शियम इन्फ्यूजन कर सकते हैं, फिर आपका केस जो है वो मैनेज हो जाता है। ओके। एक लास्ट सवाल है, लाइक सर, कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया इज रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक ब्रीड्स? हाँ वो तो ब्रीड स्पेसिफिक होता है, जिनमें रिसेप्टर जर्सी और गॉन्सी जो दो ब्रीड होते हैं उनमें है। लेकिन इंडिया में हमारे पास तो अपने देसी का चल रहा है। लेकिन जो क्रॉस ब्रीड है वो जर्सी और गॉन्सी जो हैं उनमें ऐसा माना जाता है कि उनके इंटेस्टाइन पे जो विटामिन D3 रिसेप्टर्स होते हैं वो ऑलरेडी कम होते हैं, तो ब्रीड स्पेसिफिक भी है। ओके। सो डॉक्टर, थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल आए और आपने बहुत अच्छी तरह आंसर दिए हैं, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू एक्चुअली।
थैंक and यू। I thank all the participants. So I like to end this webinar, and if you wanna have more queries, तो डॉक्टर का ऑलरेडी एक चैनल है वेट वर्चुअल क्लासेस, सो प्लीज आप उनके यूट्यूब पे जाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप अपने और क्वेरीज उनसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर। आपको भी मेरे तरफ एंड से बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी ऑडियंस है उनको मेरा बहुत प्यार। और वो लोग मेरे साथ, बहुत सारे लोग तो इसमें से जुड़े होंगे, क्योंकि अब मैंने अपने यूट्यूब पे भी इसको डाला था और वहां से भी लोग आए होंगे, तो मुझे लगता है कि ये उनको ज़्यादा इंटरेक्टिव लगा होगा और उनके कई क्वेरीज होंगे जिसको हमने सॉल्व करने की यहाँ कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेचुरल रेमेडीज को भी अपने तरफ से बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि किसानों के लिए, खास करके फ्रेशर्स के लिए और जो भी वेटनरी प्रैक्टिशनर्स हैं, वो सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस को करें और किसानों को फायदा हो, इसके लिए नेचुरल रेमेडीज काम कर रही है। और हम लोग जैसे लोग जो एकेडमिक में हैं, उनको कनेक्ट करके उनके जो अपने एक्सपीरियंस, उनके कंसेप्ट, उसको पब्लिक तक पहुंचाने का माध्यम बन रही है। इसके लिए मैं नेचुरल रेमेडी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक। थैंक यू डॉक्टर। तो वी विल एंड द सेशन हियर। थैंक यू थैंक बहुत। यू। बाय। थैंक यू डॉक्टर।